हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी कॉलेज की हर नीड, आपके एग्ज़ाम, आपकी हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है आपकी हेल्प के लिए। तो अभी जैसे क्लासेस चल रही हैं मैराथन हिस्ट्री की, और हिंदी की भी ज़रूर होगी। अब देखिए, अब मैं आपके लिए हिस्ट्री के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे दिए। अब मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के, ठीक है ना, हिंदी लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको इसी में से मिलेंगे। तो प्लीज़ अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आपने तैयार कर लिया अच्छे से, तो मेरी गारंटी आप आराम से पास हो जाएंगे, यानी कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल दम लगा के इसको तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ एक के तो आंसर आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियोज़ के अंदर, और बाकी मैराथन क्लासेज आपके लिए अवेलेबल होगी। तो जस्ट वॉच एंड लर्न। ओके, तो बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा है, ये अपने इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू आंसर, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने वीडियोज खुल जाएंगे, इनके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको सीधी वीडियोज मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कुछ बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जो आपके काम के हैं। तो और सीधे याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला है, हिंदी साहित्य का आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए आदिकाल की समस्याओं को स्पष्ट करना है। देन नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, विभिन्न विद्वानों के मत का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामांकन कीजिए। अगर मैं 101% कहूँ ना, तो ये आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक और जटिक रूप में आपके आएगा। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, आदिकाल की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। आदिकाल की परिस्थिति को। नेक्स्ट है, आदिकाल की प्रवृत्तियां लिखिए। ये परिस्थितियां हैं और ये प्रवृत्ति, ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपके एग्जाम में मान लीजिए छप गया है, बस दिल लगा के इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल के साहित्य को स्पष्ट करते हुए रासो साहित्य को समझाइए या इसकी विशेषताओं को लिखिए। हर यूनिट से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लिखा, ऐसा नहीं कि भाई मिक्स में, नहीं, यूनिट वाइज क्लियर क्लियर बताया कि क्या क्या याद करना है। नेक्स्ट है, भक्ति काल की परिस्थितियां लिखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट है, संत काव्य सूफी काव्य की विशेषताएं लिखिए। ये लिपि है बट लिखिए, देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रामाश्री काव्य एवं कृष्णाश्री विशेषताओं को लिखिए। और मैं आपको चाहता हूं कि ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप अभी ले लीजिए। पीडीएफ आपको आगे पीछे पता नहीं कब मिले, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट लेकर अभी तैयारी कर लीजिएगा। पीडीएफ कब आए उससे भरोसे मत रहिएगा। आगे, भक्ति काल की प्रवृत्ति और विशेषताओं को लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके 10 नंबर का आने की संभावना है, और वह है, भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग है, स्पष्ट करो। क्वेश्चन नंबर 11 है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादकों का परिचय देते हुए भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को लिखिए। नेक्स्ट, इसी में आपको ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये प्रश्न ऐसे घुमा के आ सकता है, दोनों का सेंस एक ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अष्टसाप कवियों का हिंदी काव्य में क्या योगदान रहा है, समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड कृष्णाश्री शाखा के अष्टसाप कवियों का, अगर मैं आपको एक चीज कहूँ ना, कि जो मैं जिस पर मैं 100% मोड़ लगा देता हूँ, इसको तो आप कर्म धर्म में आपका याद करना। जैसे 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में चप गया है, बस ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट जो आने वाले, रीतिकाल के अंतर्गत, तो रीतिकाल की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पर 14 नंबर है, रीतिकाल की प्रवृत्तियां लिखिए, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, ठीक है ना, प्रवृत्तियां। और प्रवृत्तियों में ध्यान रखिए, प्रवृत्तियां इसकी विशेषता भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवियों को संक्षिप्त में लिखिए। रीतिकाल शब्द को स्पष्ट करते हुए रीतिकाल के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। एंड द नेक्स्ट है, रीतिकाल का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं को लिखिए। अब इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ना, वो है 16 नंबर, धांसू प्रश्न है, आपके नंबर लेके दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं इकाई यूनिट 4 के अंतर्गत। इससे पहले आप छोटे प्रश्न के रूप में ये आने की संभावना है कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य धाराओं के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 से, आधुनिक काल की अवधारणा को समझाते हुए आधुनिक काल के नामकरण और उसके उप विभाजन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, ये प्रश्न आने की संभावना लगभग बनती है। नेक्स्ट है,
1857 का स्वतंत्रता संग्राम याद करें ना, जरूरी है, और एक एक चीज बता रहा हूं आपको। तो देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी नवजागरण पर लेख लिखना है, और ये प्रश्न आपकी छोटा बड़ा आने की पूरी संभावना है। आगे जो प्रश्न आएगा, भारत कालीन कवियों का परिचय देते हुए इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को लिखिए। एंड नेक्स्ट है, द्विवेदी कालीन कवियों का परिचय देते हुए उसकी प्रवृत्ति विशेषताओं को लिखिए। ये प्रश्न ऐसे हैं कि इसमें आपको याद करने होंगे। ओके, वैसे तो 90 नंबर तो मैंने कहा है, फिर भी इनको आपको दिल लगा के याद करना है। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त की कृतियों का उल्लेख कीजिए, उनके साहित्य में व्यक्त राष्ट्रीय भावनाओं को विचार व्यक्त कीजिए। ये नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, छायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए छायावाद की, ये प्रश्न बनता है जरूरी इंपोर्टेंट। छायावाद का अर्थ और छायावाद की काव्य प्रवृत्तियां, ये इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। वैसे सभी इंपोर्टेंट है, कुछ क्रीम वाले प्रश्न बनते हैं। आगे है, प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए एंड नई कविता की विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर, देखिए छोटे बड़े सभी धांसू प्रश्न है आपके लिए याद करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल के किन्हीं 10 कवियों लेखकों का सामान्य परिचय वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई प्रवृत्ति की विशेषता लिखते हुए उनके कवियों का वर्णन दीजिए। तो फिर ये प्रश्न, और ये प्रश्न ऐसा है 29 वाला कि आपके इनमें से एक न एक 101% आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। यूनिट 4 हो गया आपके। अब यूनिट 5 देख लीजिए, हिंदी की प्रमुख गद्य विद्याओं को देखना है। तो इसमें है हिंदी साहित्य के उद्भव, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में, या हम बात करें कि इसके अंतर्गत प्रेमचंद जी भी आते हैं, तो हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की क्या देन है। तो ये प्रश्न टपकने वाला, छोटे बड़े के रूप में हो, टपकेगा जरूर, ठीक है। आगे है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। एंड नेक्स्ट है, हिंदी नाटक के उद्भव विकास का वर्णन कीजिए। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास समझाइए। नेक्स्ट है, हिंदी आलोचना में महावीर प्रसाद द्विवेदी और राम शुक्ल का योगदान क्या है, वो बताना है आपको। इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट। आत्मकथा तथा जीवनी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको मैंने जिस आगे इंपॉर्टेंट कहा वो तो आपको करना ही करना है। हिंदी कहानी एकांकी का विकास तथा उद्भव को स्पष्ट करना है। संस्मरण क्या है, ये छोटा बड़ा प्रश्न आपके डेफिनेटली श्योर आएगा, 34 नंबर। नेक्स्ट है, रेखा चित्र का विकास और उद्भव समझाइए। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है रेखा चित्र का अर्थ समझाते हुए रेखा चित्र और संस्मरण के मध्य अंतर समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये जबरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको समझाए। कुछ हेल्पफुल आपको आंसर यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको कर लीजिए याद, और मैं तो अंत में कहूँगा ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अपने बाकी सभी मित्रों और प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकता है। तो तैयार कर लीजिए अभी के अभी प्रश्न, ये प्रश्न, और याद कर लीजिएगा, बेटर होगा एग्जाम। मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस प्रश्नों को याद कर दिया ना, तो कोई आपको रोकेगा नहीं पास होने से। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मैराथन क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना पछताओगे कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आया। ओके, थैंक यू सो मच।